हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने इन्फॉर्म किया था कि हम लोग एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे साइंस के। आज तक जो भी मतलब पिछले कुछ सालों के पेपर्स हैं ये, ठीक है, जो मुझे टोटली इकट्ठे मिले, तो ये एसएससी जीडी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस हैं। एसएससी जीडी में साइंस काफ़ी अच्छी आती है, अच्छे नंबर की आती है। 8 से 10 नंबर की साइंस हमें देखने को मिल जाती है एसएससी जीडी में, और अच्छी साइंस आती है। तो हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आई थिंक 4 या 5 सीरीज़ रहेगी ये, 4 या 5 वीडियोज़ में आपको पूरा एसएससी जीडी के जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं ना, सारे करवा दूँगी। लगभग 150 क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया, इसने पूछा है। तो निकोल टेस्ला ने किया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस की ना कोई थ्योरी नहीं है, इनके आंसर्स वैसे आपको क्लियरली दिए ही हुए हैं। ये पीडीएफ जो है, जैसे ही पाँचों वीडियो कंप्लीट होगी मैं इकट्ठे ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि टुकड़ों में जब आपको मिलता है ना, तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो जैसे ही 5 वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होगा, एसएससी जीडी जो हमारी साइंस है, ये पूरी की पूरी खत्म होगी, वैसे ही मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे दूँगी टेलीग्राम के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रीन से आपको आंसर दिया ही हुआ है। तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया, ठीक है। जिस-जिस क्वेश्चन में थ्योरी की ज़रूरत हुई मैं बताती जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? इंग्लिश हिंदी एक ही लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैं कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया? इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ये होता है इवोल्यूशन, यानी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने आस-पास के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ढलते चले जाते हैं। ये होती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। किसने दी थी? तो डार्विन हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन है। कौन है? डार्विन हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी भी किसने दी? डार्विन ने दी। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मेंडल कौन थे? तो मेंडल तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता के पिता थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे हमारे फिजिक्स के हैं। मैरी क्यूरी जो कि हमारी इन्होंने मतलब मैरी क्यूरी जो है हमारी, अगर मैं रेडियो सक्रियता की बात करूँ, रेडियो एक्टिविटी, तो उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बेक्यूरल। लेकिन सीजीएफ यूनिट क्या होती है? मैरी क्यूरी के नाम से ही वो रखी गई है, क्यूरी। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है, वही संबंध ग्लूकोमा का डैश से है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है स्टूडेंट? देखो, हम जब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं ना, तो हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो ऊपर से ट्रैकिया आती है, ऊपर से ट्रैकिया आती है, वो दो में विभाजित हो जाती है। ये दो भा जो जिन 2 पार्ट्स में वो विभाजित होती है, वो क्या है? वही है ब्रोंकाई। फिर आगे इसमें से और निकलती है और आखिर में ये लंग्स में चली जाती है, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो होती है स्टूडेंट, उसी के अंदर ये बीमारी होती है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाई, आइटिस शब्द होता है स्वेलिंग के लिए। ब्रोंकाई का सूज जाना, ठीक है। ये जो ब्रोंकाई थी ना, इस तरीके से ये ना फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, ठीक है। कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ चली गई, कोई बैक्टीरिया चला गया जिसकी वजह से ये फूल गई। तो ब्रोंकाइटिस किससे जुड़ी हुई है? फेफड़ों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्रोंकाई फेफड़ों में होती है ना? उसी तरीके से ग्लूकोमा किससे जुड़ी हुई है स्टूडेंट? तो ग्लूकोमा जो है वो आँख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आँख में होने वाली बीमारी है, तो आँखों का याद रखना, आइज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? कोशिकाओं को एक साथ रखने में का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी कैसे स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? देखो, विटामिन सी जो है स्टूडेंट, यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में कोलेजन बनाता है। क्या बनाता है? कोलेजन बनाता है, ठीक है, कोलेजन। और कोलेजन ना एक तरीके से धागे का काम करता है हमारी बॉडी की कोशिकाओं को एक दूसरे से बांधने के लिए, ठीक है। तो कोलेजन अगर हमारी कोशिकाओं को बांध के रखता है, और कोलेजन को कौन बनाता है? विटामिन सी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं को बांधकर कौन रखता है? विटामिन सी। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारी कोशिकाओं की रिपेयर यानी मरम्मत भी, अगर कोई चोट लग जाए तो मरम्मत भी कौन मदद करता है? विटामिन सी ही मदद करता है। विटामिन सी का दूसरा नाम बताइए। विटामिन सी को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है? जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मूसा पैराडिस्का,
ठीक है, का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? सीधा-सीधा बोला है, इंग्लिश में भी लिखा है, ये एक नाम है म्यूफा पैराडिफिका। ये किसका प्रचलित नाम है? तो केले को ही म्यूफा पैराडिफिका बोल देते हैं। केले का यानी बनाना का साइंटिफिक नेम है क्या? म्यूफा पैराडिफिका। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, देखो जब भी कोई नाम होता है 2 शब्दों में तो आगे वाला क्या होता है? जीनस यानी वंश, और पीछे वाले क्या होती है? जाति यानी स्पीशीज। और ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी लीनियस ने। किसने बोली थी? लीनियस ने ये बात बोली थी। उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर डैश टू फ्लरिश। हिंदी में सुनो, ये बोल रहा है जब मान लीजिए हमने देखिए खेतों में क्या दिया, केमिकल्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह, उर्वरक वगैरह हम पौधों में डालते हैं। अब जब वो ज़्यादा होते हैं, जो बचे हुए बचते हैं, मतलब मान लीजिए पौधे में जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पौधों ने ले ली, बाकी बचे हुए जो होते हैं वो पानी में बहकर चले जाते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा केमिकल जो पानी में बहकर चले गए वो किसके लिए पोषण का काम करते हैं? तो देखिए आपको याद रखना है कि पानी के अंदर देखो, आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर ऊपर ना ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है काफी बार, है ना? पानी के ऊपर ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसे बोल देते हैं काई जमगी, है ना? वो काई क्या होती है स्टूडेंट? वो काई होती हैं एक तरीके से फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले ही जीव होते हैं। क्या करते हैं ये? फूड लेके और वहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं। तो जो भी फील्ड से एक्सेसिव केमिकल निकलता है उससे कौन ग्रो करता है? एल्गी करता है, और यानी कि शैवाल करता है। और ये बहुत नुकसानदायक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? देखो सुनो ध्यान से, शैवाल यहाँ पर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि शैवाल मरने भी लगेंगे। जब शैवाल मरेंगे तो वो हमारी जो ये पूरा का पूरा पोंड होगा या ओशियन होगा या जो भी मतलब वाटर बॉडी है, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे उनकी डेड बॉडीज। अब डेड बॉडीज तो सड़ेगी गलेगी, सड़ेगी गलेगी कैसे? उनके ऊपर फंजाई बैक्टीरिया काम करेंगे, तो सड़ने गलने में वो ऑक्सीजन को लेते जाते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे पानी में रहने वाले सारी फिशेस मर जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। तो एल्गी एक बहुत ही गलत चीज़ है अगर एक्सेस में ग्रो हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी आईज में पाई जाती है? तो जाह्नविका बिल्कुल नहीं। प्लीहा तो हमारा स्प्लीन होता है पेट के नीचे। वर्तिकाग्र ये हमारा रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अंग हो गया, हमारा नहीं बल्कि ये पौधों का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला अंग हो गया वर्तिकाग्र। तो बचा क्या? आइरिस। आइरिस क्या होता है स्टूडेंट? अगर आपने देखा है किसी की आंखें लाल, किसी की नीली, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, अलग अलग कलर की जो आंखें होती हैं वो किस वजह से होती है? इसी आइरिस के रंग की वजह से होती है। आइरिस जो होती है वो आंखों को अलग अलग रंग देता है। ठीक है, आइरिस एकदम बीचों बीच देखो, ये आपको दिखता है आंखों के अंदर प्यूपिल होता है ये। इसके बाहर जो थोड़ी सी फैली हुई चीज़ दिखती है ना, ये आंख के अंदर, ये होता है आइरिस, फैली हुई चीज़, और उसके बाहर ये वाली चीज़ होती है कॉर्निया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर दिख रहा है। वैसे हमारी सीरीज के हिसाब से ये आई थिंक नोवा या 10वां क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि पानी के अंदर क्या डाला जाता है कि क्लोरीनेशन हो जाए। क्लोरीनेशन देखो क्या होता है, जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं ना जहाँ पर स्विमिंग पूल्स होते हैं, या स्विमिंग पूल ही ले लीजिए, होटल ले लीजिए जिसमें स्विमिंग पूल होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी को साफ करने का एक अलग तरीका होता है। वो पानी में से क्लोरीन की गैस या क्लोरीन की गोलियां पास कर देते हैं, जिससे कि पानी के अंदर कीटाणु सारे खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने यही पूछा है कि एक तो क्लोरीन की गोलियां यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं? तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। आप बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों इसी के नाम है। या कैल्शियम हाइपो की जगह आ जाएगा ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, रंग उड़ाने में मदद करता है। और जब ये टूटता है, पानी में घुलता है, मान लीजिए इसे हमने पानी में डाल दिया तो ये टूट जाता है, टूट कर दे देता है ये क्लोरीन। और क्लोरीन क्या कर देगा? क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीकरण कर देगा। ठीक है, साधारण नमक NaCl होता है स्टूडेंट, ये टूट के सिर्फ आयंस देगा, ये नहीं यूज कर सकते हम। बेकिंग सोडा होता है क्या? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्लोरीन है ही नहीं। और हल्दी पाउडर हमारा टर्मरिक अलग हो गया। ठीक है, टर्मरिक जो होता है वो अच्छा ज़रूर होता है हमारी बॉडी के लिए, हमें ग्रोथ देता है अच्छी खासी, बट उसे पानी की सफाई नहीं हो सकती।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें कौन सी गैस चाहिए होती है? चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और बना लेते हैं क्या? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। बताओ किस गैस की जरूरत पड़ी इन्हें? तो गैस तो आपको दो ही दिख रही है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो इन्होंने बनाई है, तो आंसर क्या जाएगा? इन्हें जरूरत पड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है पौधों को। ठीक है। अगर रेस्पिरेशन पूछते कि पौधों को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलते ऑक्सीजन चाहिए। पौधों को खाना, पौधे के अंदर खाने के लिए क्या आवश्यक होता है? नाइट्रोजन आवश्यक होती है। नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर खुद के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत का मतलब स्टूडेंट्स जो कि हमें कई सालों के बाद मिलता है। तो देखिए, भूतापीय या फिर जो खत्म भी हो सकता है। आप इस ऐसे याद रखो, पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो सौर, सन कभी खत्म नहीं होगा। भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की एनर्जी खत्म नहीं होगी। ज्वारीय भी खत्म नहीं होगी, वोल्केनो वगैरह। तो आंसर क्या जाएगा? कोयला। कोयला जो होता है एक टाइम के आने के बाद, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। तो ऐसा चांसेस है कि एक टाइम आने के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। तो ये पारंपरिक स्रोत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। लेंस की क्षमता, थोड़ा बड़ा कर ले, दिख रहा है? लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट कितनी बार करवाई है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। और डायोप्टर के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? तो कैपिटल डी इस्तेमाल किया जाता है। आंसर चला गया डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसके लिए होता है? एम्पियर के लिए, एम मोलर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस में द्विबीजपत्री बीज होते हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन एक डाइकोट है? डाइकोट का मतलब जिसके ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके दोनों तरफ कोटिलिडन हो। वो भी कितने कोटिलिडन? दो कोटिलिडन। तो दो कोटिलिडन वाले बीज होते हैं, जैसे कि गुलाब के हो गए, मक्का, घास, चावल, ये सब मोनोकोट होते हैं। एक ही कोटिलिडन होता है इनके ऊपर, एक ही कोटिलिडन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोकोट। दो कोटिलिडन वाले डाइकोट, और डाइकोट का एग्जाम्पल है गुलाब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। भारतीय वन संशोधन विशेषक 2017 में को डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय वन विशेषज्ञ था 2017 में किया गया था, उसमें इनमें से किसे पेड़ों में नहीं गिना गया, वृक्ष में नहीं गिना गया, तो बैम्बू को अलग रखा गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ताड़ का पेड़ को पेड़ माना गया, झाड़ को भी पेड़ माना गया, गन्ने को भी पेड़ माना गया, लेकिन बांस को कह दिया गया कि भाई बांस जो है वो पेड़ में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का हमारा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता? यानी कि इन सब में से ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए, आप जानते हो खाने को लंबे समय तक, कोई खाने की चीज़ है उसे लंबे समय तक चलाए रखने के लिए उसके अंदर हम कई चीज़ें डालते हैं। ठीक है। जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो, सड़े नहीं, ऑक्सीडेशन ना हो उसका। जैसे कि हम डालते हैं सोडियम बेंजोएट, हम डालते हैं बेंजोइक एसिड, हम डालते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट, लेकिन बेकिंग सोडा नहीं डलता। बेकिंग सोडा कभी खाने को सड़ने गलने से बचाने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए नहीं डलता। और इन्होंने यही पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं उपयोग की जाती, तो आंसर जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, यानी कि एनर्जी की यूनिट पूछा है इन्होंने।
तो एनर्जी की यूनिट कौन सी है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश वर्ष बिल्कुल नहीं, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल की होती है यानी विभव की होती है। जूल या पास्कल, तो जूल ऊर्जा की बिल्कुल होती है लेकिन पास्कल प्रेशर यानी दाब की होती है। वेबर और एम्पियर, तो एम्पियर करंट की और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, कैलोरी और जूल। कैलोरी जो होती है, कैलोरी हम कहते हैं ना कि कितनी कैलोरी बर्न कर दी, कितना खाना खा लिया, कितनी कैलोरी है इस खाने में, तो कैलोरी भी ऊर्जा की होती है और जूल भी ऊर्जा की ही इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता करता है? यानी कि ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है स्टूडेंट, देखिए पौधे क्या होते हैं, पौधे थोड़े नखरे वाले होते हैं। हवा में इतनी नाइट्रोजन पड़ी है लेकिन पौधे कहते हैं हम तो ये नाइट्रोजन नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाए नाइट्रेट में, तब ही वो नाइट्रोजन को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये कौन करता है? तो ये करते हैं कुछ बैक्टीरिया, जिसमें से एक है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो क्या हो सकता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उससे क्या होगा स्टूडेंट? हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने लग जाएगी। जब वो अवरक्त किरणों को खुद में ट्रैप करेगी तो उससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जाएगी, जिसे बोलेंगे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरी पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो अब देखिए, आजकल तो आरओ उरो चल चुके हैं, लेकिन आरओ जिसके घर में नहीं होता वो क्या करता है? पानी को उबाल कर यूज करता है। क्योंकि कहते हैं ना, मानते हैं ना ये बात कि पानी को उबालना मतलब उसके सारे जर्म्स को मार देना। तो पानी को उबालना जो है, बॉइलिंग जो है, ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली प्रोसेस है पानी को साफ करने के लिए। तो उबालना इज द राइट आंसर। उसके अलावा आपको दिख रहा है संग्रहण यानी इकट्ठा करना, तो ये कोई सुरक्षित तो करेगा नहीं। पूर्ण चक्रण, इसका भी कोई मतलब नहीं बना। हिमीकरण, जमाना, जमा के क्या बर्फ साफ हो जाती है? तो आंसर जाएगा उबालना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या? क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को। B1 को क्या बोलते हैं भाई? थायामीन। ठीक है, B3 को क्या बोलते हैं बताओ जरा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि B3 को क्या बोला जाता है। B5 को पेंटोथिनिक एसिड, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को बताओ साइनोकोबालमीन। तो इस तरीके से आपको सबके नाम जो है वो याद रखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काम आते हैं। B7 को बायोटीन। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था? राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? B2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है, यानी कि वाटर बोर्न डिसीज इन्होंने पूछी है, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि पानी से फैलती है। तो ऐसी बीमारी कौन सी है जो पानी से फैलती है? वो बीमारी है हैजा की बीमारी यानी कोलेरा की बीमारी। ठीक है, ये जो है वो पानी के अंदर अपना फीकल मैटर डालने से हो जाती है। ठीक है, हैजा की बीमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सबसे बाहरी परत मतलब, बाहरी मतलब एपी, बाहर, डर्मिस मतलब परत, तो सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, याद रखनी है ये बात आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके अलावा लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, वॉइस बॉक्स, आवाज़दानी। ठीक है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड लगे होते हैं यानी वाक तंतु होते हैं। केरेटिन क्या है? केरेटिन हमारा प्रोटीन है जो कि बालों और नाखूनों में मिलता है। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफ्रेनिन
लूसीफेरिन नामक वर्णन होता है। तो लूसीफेरिन होता है स्टूडेंट जुगनुओं में, जिस वजह से वो चमकते हैं, अंधेरे में चमकते हैं ना वो, क्योंकि उनके अंदर ये क्या होता है, यही कारक होता है, यही पिगमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि FeFeO3। आंसर आपका चला गया। मोती में भी यही होता है। अगर पूछ लिया जाए स्नेल्स वगैरह की जो शेल होती है, इस तरीके से आपने स्नेल देखा होगा, है ना, तो इनके ऊपर ये शेल बनी होती है, ये शेल में भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो शंख वगैरह होते हैं ना, उनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। चलिए, ज़्यादातर आपको याद रखना है, मोलस्क जो होते हैं उन सभी की शेल्स जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऊन उद्योगों में छटाईकर्ता कभी कभी डैश नामक जीवाणुओं से संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें फोर्टर डिसीज नामक रोग, रक्त रोग हो जाता है। तो एंथ्रेक्स नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऊन में मिलते हैं, इसीलिए एंथ्रेक्स डिसीज या फोर्टर डिसीज हो जाती है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वालों को। ठीक है। इसे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि आपके काम की वजह से बीमारी होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से क्या ठीक है? तो पहला आपको दिख रहा है, अमल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। बिल्कुल नहीं, अमल तो नीले को लाल करता है। क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल नहीं, क्षार लाल को नीला करता है। अमल स्वाद में नमकीन होते हैं। अमल स्वाद में नमकीन नहीं होते भाई। अमल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, या हम बोलेंगे किस तरीके से, खट्टे होते हैं। ठीक है। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बिल्कुल सही। कभी साबुन को थोड़ा सा मुंह में गया है कभी नहाते टाइम, तो वो जो मुंह में साबुन कई बार चली जाती है ना, वो कड़वी होती है। ठीक है। तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, यानी बिटर इन टेस्ट। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एसएससी जीडी की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका पार्ट 1 ये हमारा हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत बड़ा पीडीएफ है, देखो चलते ही जाएंगे। 135 पेज का पीडीएफ है, तो यानी कि 135 क्वेश्चन है हमारे पास। सारे कंप्लीट करेंगे हम एक एक करके। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।